नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम यूनिट नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, एमएसएन की। एमएसएन सेकंड की वन शॉट रहेगी कंप्लीट। आपका ये लेक्चर है वन शॉट रहेगा। इसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? इस टॉपिक से रिलेटेड। यूनिट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशंस, ठीक है? और मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसमें से क्या आने के चांसेस। सबसे पहले तो आता है आपके पास टॉपिक डिजास्टर। जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस देखने पर आपको सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा डिजास्टर। तो सर ये डिजास्टर होता क्या है? ये तो हम समझ लेंगे, लेकिन एक बार आप वो बता दो इसको, हिंदी में बता दो, मतलब कि होता क्या है डिजास्टर का मतलब। देखो डिजास्टर का मतलब अगर हम देखें तो विपदा, आपदा, ठीक है? आपदा हो गई, विपदा हो गई, ठीक है? ये तो हो गया इसका हिंदी अर्थ। अब ये होती क्या है, देखिए। डिजास्टर इज अ रिजल्ट ऑफ वास्ट इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन इन द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर इन्वायरमेंट एज अ सीरियस और सडन events on such scale that the stricken community need extraordinary efforts to cope with outside help और इंटरनेशनल एड्स, ठीक है? हुआ क्या है कि डिजास्टर्स एक डिजास्टर में क्या होता है, एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाए। क्यों हो जाए? ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशन में इकोलॉजी का क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए बहुत बड़ा, ठीक है? जिससे क्या हो, उससे हमें बचने के लिए, ठीक है, कोप यानी सामना करने के लिए, उस आपदा का सामना करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट्स वगैरह लगाने पड़े, ठीक है? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपदा एक ऐसी चीज होती है, आपदा क्या होती है, दो तरह की होती है। एक तो होती है नेचुरल, ठीक है, जो कि जैसे बाढ़ आ गई। बाढ़ भी क्या है, एक आपदा है। बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, सुनामी, ठीक है, ये सभी क्या है, आपदा है। जो नेचुरली भी हो और मैन मेड, मतलब कि मनुष्य के द्वारा भी कुछ ऐसे इकोलॉजिकल चेंजेस किए गए हो, कुछ ऐसे इकोलॉजिकल चेंजेस जिससे ह्यूमन में क्या हो, संकट आ जाए और उसका सामना करने के लिए उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट्स की जरूरत पड़े। ये होती है डिजास्टर। अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता है। डब्ल्यू ने इसकी डेफिनेशन दी है कि एनी ऑकरेंस दैट कोज डैमेज causes डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है? क्या क्या हो सकता है डिजास्टर से? डिजास्टर से क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डी डिटरेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑन स्केल सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइड द इफेक्टेड कम्युनिटी एरिया, ठीक है? मतलब कि जो डिजास्टर आया है उसके उससे क्या क्या हो सकते हैं, उससे डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शंस हो सकते हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो सकता है, ठीक है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसका सामना करने के लिए उसके रेस्पॉन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स से लगाने पड़ते हैं, ठीक है? अफेक्टेड एरिया जहाँ पे वो डिजास्टर आया है, उस एरिया में या कम्युनिटी में जो अफेक्टेड हुई है, ठीक है, वो रेस्पॉन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक। अब देखो टाइप्स की बात करें, डिजास्टर के टाइप्स की, तो डिजास्टर्स आर क्लासिफाइड इन वेरियस वे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड कॉजेज। देखो यहाँ पर अगर हम टाइप्स ऑफ डिजास्टर लिखे या फिर कॉजेज ऑफ डिजास्टर लिखे, कॉजेज बोल दो, इटियोलॉजी बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही चीज, टाइप्स बोल दो या कॉजेज बोल दो। तो दो टाइप्स के डिजास्टर होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल और मैन मेड, जो हमने भी बात करी नेचुरल और मैन मेड के बारे में। नेचुरल पढ़े सबसे पहले, तो नेचुरल क्या होगा? ए सीरियस डिसरप्शन ट्रिगर्ड बाय नेचुरली हजार्ड। क्या हुआ? नेचुरली कुछ ऐसे चेंजेज हुए जिससे कि कॉजिंग ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक एंड और इन्वायरमेंटल लॉसेस। क्या हो गया? ये लॉसेस हो गए विच एक्सकेड द एबिलिटी ऑफ दोज अफेक्टेड टू कोप, ठीक है, उसका सामना करने, उससे बचने के लिए। तो ये हो गया नेचुरल बात। अब नेचुरल में क्या क्या आएगा? नेचुरल में आपके तीन टाइप हो गए इसके। नेचुरल के क्या हो गए? तीन टाइप हो गए इसके ओरिजिन के बेसिस पर। कौन कौन से? हाइड्रो हाइड्रोमेटोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल ओरिजिन, ठीक है? ओरिजिन के बेसिस पर इसके तीन टाइप्स हो गए नेचुरल के। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। तो ये पढ़े हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल क्या होता है। तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ फिनोमिना
ऑफ एटमोस्फेयरिक हाइड्रोलॉजिकल नेचर, ठीक है, किसके द्वारा हुआ है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है किसकी, एटमोस्फेयर हाइड्रोलॉजिकल नेचर की, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, इसमें एग्जाम्पल हो गया साइक्लोन्स हो गया, टाइफोन्स हो गया, हरिकेन्स, टोर्नाडोस, स्ट्रॉम्स, ठीक है, हेल स्ट्रॉम्स, स्नो स्ट्रॉम्स, कोल्ड स्पेल, हीट वेव्स एंड ड्रोट। क्या क्या हो गया, चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गई, ठीक है, तूफान हो गए, सूखा पड़ गया, ठीक है, सूखा, और आंधी टाइप, मतलब, ठीक है, चक्रवात। तो ये आते हैं आपके हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। जब एक बात बताओ, ये सभी आएंगे, ठीक है, आंधी तूफान चक्रवात वगैरह आएंगे तो ह्यूमन लॉस होगा, ठीक है, ह्यूमन लॉस होगा, और इकोलॉजिकल लॉसेस हो गए, ठीक है, तो उनका हमें सामना करना है। ये तो पहले हम डिजास्टर की बात करते हैं, उसके बाद में मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो डिजास्टर क्या होता है, ये सभी जो आए हैं ना, ये सभी क्या है, डिजास्टर हो गए। फिर हो गया जियोग्राफिकल डिजास्टर। जियोग्राफिकल, अब नाम से पता चला जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल मतलब जैसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी, वोल्केनो, मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड, ठीक है, जो जमीन है वो खिसक गई, सरफेस कोलैप्स हो गया, जियोग्राफिकल फॉल्ट एक्टिविटीज हो गई। तो ये सभी किसमें आते हैं, जियोग्राफिकल डिजास्टर में आते हैं। तो आगे चलते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर में क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गन्स, और दोज कन्वेन बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि किसके द्वारा हुआ है वो आपके पैथोजन के, इनके अंदर अंदर कौन कौन से वेक्टर्स आते हैं, जैसे पैथोजन्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन्स, बायोएक्टिवेट, ये इन सभी के कारण कोई आपदा या संकट आया हो, तो वो आता है बायोलॉजिकल डिजास्टर में। एग्जाम्पल हो गया आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स डिजीज, प्लांट्स और एनिमल कंटाजियन, एक्सटेंसिव इन्फेस्टेशंस, ठीक है, ये सभी बायोलॉजिकल डिजास्टर में आते हैं। अब हमें पता चल गया भाई, जैसे बाढ़ आई, ठीक है, तूफान, चक्रवात, अ, आंधी, सूखा, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आता है डिजास्टर में, नेचुरली डिजास्टर में, जो कि उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, तो ये तो नेचुरली है। फिर आता है ह्यूमन या मैन मेड डिजास्टर। इसमें क्या हुआ है, डेफिनेशन वही है सेम, बस उसकी वहाँ पे नेचर था, यहाँ पे क्या आ गया, ह्यूमन आ गया, ठीक है। ये भी आपके क्या है, दो टाइप के हो गए, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, ठीक है, दो टाइप्स के हो गए, वो तीन टाइप के थे, ये दो टाइप के हो गए। पहला पढ़ते अपन टेक्नोलॉजिकल। तो टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर में होता क्या है, डेंजर एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ठीक है, किससे हुआ है, वो टेक्नोलॉजी से हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, और सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज विच मे कोज लॉस ऑफ ह्यूमन। अब वो वापस से आपके क्या आ गई, देखो यहाँ तक देखो, किससे हुआ है वो, डेंजर, डेंजर वो संकट आ गया, मतलब कि डिजास्टर क्या एक तरीके का डेंजर है, संकट है, एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंफ्रा किस किस से हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, और सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटी हो जिसके थ्रू डेंजर आया हो या संकट डिजास्टर आया हो, जिसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ का लॉस हो सकता है, इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। प्रॉपर्टी डैमेज जैसे कि घर वगैरह है, मकान वगैरह है, वो डैमेज हो जाए, ये प्रॉपर्टीज तो है। सोशल और इकोनॉमिक डिसरप्शंस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, समटाइम्स रेफर्ड एज एंथ्रोपोलॉजिकल hazards, ठीक। तो ये सभी किससे हुआ है, ये इसके कारण हो गए, ठीक है, तीन चार कारण हो गए टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस, न्यूक्लियर रिलीज एंड रेडियो एक्टिविटीज, टॉक्सिक वेस्ट, और डैम फेलियर। डैम फेलियर वगैरह, अब डैम कौन बनाता है, डैम ह्यूमन तो बनाता है, ये बांध वगैरह है वो कौन बनाता है, डैम, पानी को रोकने के लिए डैम कौन बनाता है, तो वो मैन बनाता है, ह्यूमन बनाता है, तो मैन मेड हो गया ये, ठीक है। फिर आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, a process induced by human behavior and activities that damage the natural resources based on। अच्छा हुआ क्या है कि इसमें देखो नेचुरल चीजें थी, इसमें तो क्या है, इसमें तो मैन के थ्रू, मतलब ह्यूमन के थ्रू, ह्यूमन ने बनाई थी, जैसे किसी हमने ही बनाई है और हम ही बिगाड़ रहे हैं, तो वो तो आगे टेक्नोलॉजिकल में। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में इन्वायरमेंट ने बनाई है, जैसे बायोडाइवर्सिटी आ गया, लैंड वाटर आ गया, ओजोन, तो ये बनाई किसने, ये तो इन्वायरमेंट के थ्रू ही है।
नेचर के थ्रू है, लेकिन उसको बिगाड़ कौन रहा है? मैन बिगाड़ रहा है। ठीक है, ये होता है इन्वायरमेंट में। तो प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्टिविटीज, ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्टिविटीज, ह्यूमन की एक्टिविटीज दे डैमेज नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज कर रही है, ऑन द एडवर्सली अल्टर नेचर प्रोसेस और इकोसिस्टम। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बिगाड़ कौन रहा है? ह्यूमन बिगाड़ रहा है। किसकी प्रॉपर्टीज को, यानी किसको बिगाड़ रहा है? डैमेज नेचुरल रिसोर्सेज को। जबकि यहाँ पे क्या था? पहले बनाई भी किसने टेक्नोलॉजिकल में? भाई ह्यूमन ने बनाई है। इंडस्ट्रियल वगैरह है, डैम वगैरह है, वो बनाया किसने? ह्यूमन ने बनाया है। और बिगाड़ भी कौन रहा है? ह्यूमन बिगाड़। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए इसमें? लैंड डिग्रेडेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, डेजर्ट सॉरी डेजर्टिफिकेशन हो गया, रेगिस्तान वगैरह हो गया। ठीक है, जो जंगल वगैरह है उसको, वाइल्ड लैंड फायर हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैंड वाटर एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस, सी लेवल राइज, समुद्र का पानी ठीक है ऊपर नीचे होना, और ओजोन डिप्लीटेशन। ये होता है आपके पास डिजास्टर। बात कर ली डिजास्टर के टाइप्स की और होता क्या है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करें, इसको मैनेज कैसे करें? जो डिजास्टर हुआ है तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है? दो टाइप्स होते हैं, दो गोल होते हैं। मतलब एक तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक होता है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। एक तो पहले डिजास्टर आया तो उस टाइम पर आप क्या कर रहे हो, डिजास्टर से पहले क्या करें जिससे डिजास्टर ना आए, और अगर आ भी गए तो आप क्या करें। ठीक है, दो चीज़ें होती है। तो पहले हम देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए फंडामेंटली disaster risk management, some total of activities, programs and measure which can be taken up before, during and after disaster। ठीक है, पूरी सम टोटल यानी पूरे भी जो भी एक्टिविटीज हो गया, प्रोग्राम्स हो गया और मेजर्स हो गए, जो कि कब लिए गए हो? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, डिजास्टर्स के पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद में जो भी एक्शंस वगैरह लिए गए हो, वो सभी किस में आते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं। विद द पर्पज टू अवॉइड, किस पर्पज से? अवॉइड ए डिजास्टर, डिजास्टर से बचने के लिए, रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट्स और रिकवर फ्रॉम इट्स लॉस, इस टोटल इज कॉल्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कि पूरी एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स जो कि डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के दौरान, डिजास्टर के बाद में लिए गए हो। क्यों लिए गए हो? डिजास्टर से बचने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, और जो लॉसेस हुए हैं, डिजास्टर से जो लॉस हुए हैं उसको रिकवर करने के लिए, जो भी एक्शन वगैरह, एक्टिविटीज वगैरह की गई हो, वो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। स्टेजेस ऑफ द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। जो भी स्टेज होती है इसकी, अब कौन कौन सी स्टेज होती है? ये स्टेज होगी इसकी, अभी देखेंगे आगे। वो बताया था अभी आपको, प्री एंड पोस्ट। ठीक, तो ये प्री और पोस्ट है, ये होती है जो एक स्टेज होती है, वो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल लिखो, तो वो वहाँ भी आपको ये लिखना है। ब्रॉडली देयर आर 6 फेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। 6 फेज होते हैं, कौन कौन से हो गए? प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये ऐसे 6 फेज होते हैं इसके, जो हमने पहले पढ़े थे। कौन कौन से? प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस। प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस इंक्लूड प्री डिजास्टर। ठीक है, ये तीनों क्या है? प्री डिजास्टर में शामिल किए गए हैं। एक्टिविटीज, प्री डिजास्टर एक्टिविटीज क्या होती है? फोकस रिड्यूसिंग द ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी लॉस कॉज पोटेंशियल हजार्ड। जो भी हजार्ड वगैरह हो, उससे जो लॉस वगैरह हो वो क्या हो? रिड्यूस हो, मतलब ज़्यादा लॉस ना हो, कम हो। ये आ गया इसमें आपके प्री डिजास्टर में। जबकि रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, 3R इंक्लूड पोस्ट डिजास्टर। ये तीनों क्या है? पोस्ट डिजास्टर में शामिल किए गए हैं। इसमें क्या होता है? रेस्पॉन्स टू डिजास्टर, जो डिजास्टर आया है उसके रेस्पॉन्स में क्या करता है? पर्पस टू अचीव अर्ली रिकवरी, जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। ठीक है, वो पोस्ट में आता है। तो गोल क्या हो गया? डिजास्टर मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? तो इसके गोल होते हैं कि रिड्यूस और अवॉइड लॉसेस फ्रॉम हजार्ड्स। जो भी हजार्ड्स है उससे जो लॉस हुए हैं उससे बचना या कम करना। ठीक है, एश्योर प्रॉम्प्ट्स असिस्टेंस टू विक्टिम्स। जो विक्टिम्स वगैरह है, जो भी पीड़ित हुए हैं डिजास्टर से, जो पीड़ित हुए हैं डिजास्टर से, उसकी हेल्प करना एक तरीके से
अचीव रैपिड एंड इफेक्टिव रिकवरी, जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए और इफेक्टिव हो रिकवरी डिजास्टर के बाद। अब फर्स्ट आता है मिटिगेशंस। फर्स्ट फेज आती है मिटिगेशंस के बारे में। मिटिगेशन क्या होता है? मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। जो भी डिजास्टर था उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसको क्या करना, मिनिमाइज करना, कम करना। कम से कम डिजास्टर से कम इफेक्ट्स पड़े। तो इसमें एग्जांपल्स आ गया आपके पास, बिल्डिंग कोड्स, जोनिंग, क्या आ गया एग्जांपल्स में आ गया बिल्डिंग कोड्स आ गया, जोनिंग वल्नरेबिलिटी आ गया, एनालिसिस, पब्लिक एजुकेशन आ गया, मतलब एजुकेट करो पब्लिक को, भाई ऐसे डिजास्टर आ जाए तो आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो आता है मिटिगेशंस में, जिससे इफेक्ट्स क्या हो, कम हो, मिनिमाइज हो। फिर आता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस क्या होता है? प्लानिंग हाउ टू रिस्पॉन्स, मतलब हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना है, प्री प्लान करना है कि भाई प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर डिजास्टर आता है तो क्या करें। जैसे अभी मॉक ड्रिल चल रही है, ठीक है, मॉक ड्रिल में क्या है कि जैसे वॉर वगैरह हो, युद्ध वगैरह हो, तो उसकी हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सके। तो वो वैसा का वैसा क्या है, ये प्रिपेयर्डनेस है। जैसे डिजास्टर आता है तो हमें क्या करना है, कैसे करना है उसको, तो वो पूरी प्लानिंग होती है, प्लानिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड। एग्जाम्पल्स हो गया इमरजेंसी एक्सरसाइज हो गया, ट्रेनिंग, वार्निंग, ठीक है, ये सभी किसमें आता है? प्रिपेयर्डनेस में। फिर आता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स एफर्ट्स टू मिनिमाइज द हजार्ड क्रिएटेड बाय डिजास्टर। मतलब कि हमें एफर्ट्स लगाना है कि मिनिमाइज के लिए हजार्ड से, जो भी डिजास्टर के थ्रू जो हजार्ड हुए हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए। एग्जाम्पल्स हो गया सर्च एंड रेस्क्यू, इमरजेंसी रिलीफ, ठीक है, रिकवरी, रिटर्निंग द कम्युनिटी टू नॉर्मल, मतलब कि जो भी डिजास्टर से हानि हुई है हमें, ठीक है, डिजास्टर से जो भी हमें हानि हुई है उसको वापस से रिकवर करना है। एग्जाम्पल हो गया टेम्परेरी हाउसिंग, ठीक है, किसी के जैसे हाउस वगैरह है, होम वगैरह, वो बिगड़ चुके हो, ठीक है, नष्ट हो चुके हो, डिस्ट्रॉय हो चुके हो, तो उसको वापस से एक तरीके से टेम्परेरी हाउसिंग प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर देना, ठीक है, ये सभी आता है रिकवरी में। नेक्स्ट आता है डिजास्टर नर्सिंग। देखो डिजास्टर पढ़ लिया हमने, अब आती है डिजास्टर नर्सिंग, मतलब कि नर्स का क्या क्या रोल हो सकता है डिजास्टर में। तो disaster nursing can be defined as the adaptations of professional nursing knowledge, skills, and attitude in recognizing and meeting the turning health and emotional needs of disaster victims, ठीक है। तो डिजास्टर नर्सिंग क्या है? डिजास्टर नर्सिंग एक जो भी पीड़ित हुआ है डिजास्टर से, जो भी पीड़ित हुआ है, जिसको नीड्स की जरूरत है, कौन कौन से नीड्स की? इमोशनल नीड्स हो गया, हेल्थ नीड्स वगैरह हो गया, तो इनकी जो नीड्स की जरूरत है, इमोशनल वगैरह है, इनकी जरूरत है किसको? जो भी डिजास्टर से पीड़ित हुआ है, ग्रसित हुआ है, उसको हमें प्रोवाइड करना है। अब उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़े? अडेप्टेशन करना पड़े, एक प्रोफेशनल नर्सिंग के थ्रू नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड वगैरह है, उनको हमें अडोप्ट करना पड़े, अडेप्टेशन करना पड़े हमारे अंदर, वो होती है डिजास्टर नर्सिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर नर्सिंग, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर नर्सिंग ड्यूरिंग इवेंट्स, सर्कमस्टेंस एंड डिजास्टर कंडीशन इंक्लूड। भाई ऐसी परिस्थिति आ जाती है डिजास्टर की, तो हमारे पास क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं? रैपिड असेसमेंट एंड सिचुएशन एंड रैपिड असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड ऑफ नर्सिंग केयर नीड्स, ठीक है। ट्रायल्स एंड, हाँ, अब ट्रायल्स क्या होता है तो उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। इनका मेजरमेंट करना है सबसे पहले। ट्रायल्स क्या होता है? ट्रायल्स में अपन क्या करते हैं, एक वो बनाते हैं, मतलब पहले कौन से पेशेंट का इलाज करें, फिर कौन से का करें। तो वो एक तरीके से जैसे आपके फ़ोन में होता है शॉर्ट, होता है ना शॉर्ट, उसके थ्रू बना करते हैं, मतलब सबसे पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, है ना, वो होता है ट्रायल्स। नेक्स्ट आता है आपके पास द सेलेक्टेड द सेलेक्टेड यूज ऑफ एसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ नॉन एसेंशियल नर्सिंग एक्टिविटीज, ओके। अडेप्टेशन ऑफ नर्सिंग अडेप्टेशन ऑफ नेसेसरी नर्सिंग स्किल टू डिजास्टर एंड अदर इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, जो भी नेसेसरी नर्सिंग स्किल्स वगैरह है इसके लिए, डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसको अडेप्ट करना है। द नर्स मस्ट बी यूज इमेजिनेशंस एंड रिसोर्सेसफुलनेस इन डीलिंग विद द लैक ऑफ सप्लाई इक्विपमेंट। हाँ, क्या हो, जैसे नर्स है, एक नर्स को क्या कैसे डील करना चाहिए, जैसे कि अगर उसके पास सप्लाई कम हो, लैक ऑफ सप्लाई हो, मतलब कम सप्लाई, कम इक्विपमेंट वगैरह में कैसे नर्स डील कर सकती है, ठीक है। इवेल्यूशन
ऑफ इन्वायरमेंट एंड द मिटिगेशन और रिमूवल ऑफ एनी हेल्थ हैजार्ड्स। ठीक है, मिटिगेशन क्या होता है हम देख लिया अभी, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर इंजरी और इलनेस, जो भी इंजरी वगैरह हो उसको कैसे हम रोक सकते हैं होने से। लीडरशिप इन कोऑर्डिनेटिंग पेशेंट ट्रायज केयर एंड ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से तो हमें पेशेंट की ट्रायज केयर करनी चाहिए, ट्रायज केयर कैसे होती है भी देखेंगे हम, और अगर वो हमारे पास नहीं हो पा रही है तो उसको ट्रांसपोर्ट कर दो, ठीक है, मतलब रेफर कर दो एक तरीके से। प्रोविजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपनसेशन एंड इमोशनल सपोर्ट टू ऑल विक्टिम एंड देयर फैमिली। ठीक है, देयर फैमिली, सभी को पेशेंट है और उसकी जो फैमिली है उसको सपोर्ट करे, इमोशनल सपोर्ट करे, ठीक है, कंपनसेशन करे। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्राइज, जो हम देख रहे थे ट्राइज या ट्रिएज, कोई से ट्रिएज बोलेगा कोई से ट्राइज बोलेगा, वो आपके ऊपर है, अपन बोलेंगे ट्राइज। चलो तो भैया होता क्या है ट्राइज, इतने टाइम से हम बोल रहे हैं ट्राइज ट्राइज, तो होता क्या है ट्राइज, आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल में ट्राइज। देखो, रेड कोड, ब्लू कोड, ब्लैक कोड, ग्रीन कोड, ये सब आपने देखा होगा हॉस्पिटल में अगर आप गए हो तो वो सब क्या है ट्राइज होता है। ट्राइज इज द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग और sorting of sick and injured people for treatment according to their seriousness of the condition और injuries। ठीक है, ट्राइज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम पेशेंट्स को प्रायोरिटी के हिसाब से हम प्रायोरिटी देते हैं, मतलब सेट करते हैं, जैसे कि पहले किसका ट्रीटमेंट करें, उसकी सीरियसनेस और कंडीशन को देखते हुए हम उसको प्रायोरिटी देते हैं पेशेंट को, वो होता है ट्राइज। द प्रोसेस ऑफ sorting people based on their needs for immediate medical treatment as compared to their chance of benefits from the such cares। ठीक है, मतलब कि इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। अब एक बात बताओ, कोई पेशेंट आया, अगर हम ऐसे चले कि भाई पहले इसका होगा फिर नंबर से चले, भाई जो पहले आया उसका पहले इलाज होगा, तो फिर तो जो सीरियस पेशेंट है उसका इलाज हो ही नहीं पाएगा और वो उसकी डेथ तक हो सकती है। तो इसके हिसाब से हम क्या है ट्राइज सेट करते हैं, जिस जो उसकी पेशेंट की सीरियसनेस और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। अगर इजी लैंग्वेज में हम देखें तो ए प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग पेशेंट इनटू प्रायोरिटी बेस्ड ऑन देयर सीवियरिटी ऑफ देयर इंजरी इलनेस पर्टिकुलरली इन द इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, ये डेफिनेशन याद कर लो, एक ही याद कर लो और एक ही याद कर लो। ठीक है, ये याद नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हो रही है तो ये भी कर लो। फिर आता है अपन, हम देखते हैं कलर कोड, जैसे सबसे प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 और नो प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक वाला है उसकी क्या है डेथ, मर चुका है वो। तो सबसे पहले हमें जो रेड कलर का होता है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, इमीडिएट और इमरजेंसी देनी चाहिए, इमरजेंसी एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट करना चाहिए उसका। जो येलो है, ठीक है, उसको डिले हो सकता है, कोई बात नहीं, मतलब कि ज़्यादा डिले भी ना हो, नॉट इमीडिएट बट अर्जेंट, जरूरी है, अर्जेंट है लेकिन इमीडिएट नहीं है। ठीक, ये तो हो गया येलो में। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन में माइनर इंजरी दैट विल इवेंचुअली रिक्वायर ट्रीटमेंट। ठीक है, माइनर इंजरी है, जब आपको टाइम मिले तब आप उसका ट्रीटमेंट दे सकते हो। ब्लैक है तो ब्लैक में एक्सपेक्टेंट एंड डेड। ठीक है, इसको मतलब कि जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो एक्सटेंसिव तब आप इसको दे सकते हो, इसकी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है। ये हो गई ट्रायल्स की कलर कोड की बात कर ली, ट्रायल्स की डेफिनेशन देख ली। अब आता है रोल ऑफ नर्स इन ट्रायल्स, ट्रायल्स में नर्स का क्या रोल होता है। ठीक है सर, रोल ऑफ ट्रायल्स, ए ट्रायल्स नर्स इज एन एक्सपीरियंस्ड, जो ट्रायल्स नर्स है एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स कैपेबल ऑफ डिमोनिस्ट्रेटिंग मेडिकल एक्सपर्टीज इन इमरजेंसी सेटिंग्स। ठीक है, एक्सपर्ट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, और जिससे कि इमरजेंसी कंडीशन में इलाज कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। दे शुड कंप्लीट ए ट्रायल्स एजुकेशन कोर्स टू प्रिपेयर देम फॉर द कॉम्प्लेक्स। अच्छा ठीक है, मतलब कि जो नर्स है उसको कंप्लीट ट्रायल्स एजुकेशन होना, कोर्स से प्रिपेयर होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आए, ठीक है, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर रहना चाहिए। रोल ऑफ नर्स जरूर याद करें क्योंकि हर बार आता है मैसेज में। ट्रायल्स नर्स मस्ट बी ऑल्सो बी एबल मल्टीटास्क एंड मेक डिसीजन व्हेन इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। ठीक है, जो ट्रायल्स नर्स है वो
एबल होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए मल्टीटास्क एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। परफॉर्म पेशेंट असेसमेंट, पेशेंट असेसमेंट करे। रीअसेस पेशेंट हु आर वेटिंग, जो पेशेंट वेट कर रहा है ट्राइज में, जैसे कि येलो कैटेगरी है, रेड का हमने क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, तो जो येलो वाला है उसको वापस से ट्रीट करें, वापस से मतलब कि उसको ट्रीट करना है। इनिशिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट इफ नेसेसरी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दो। मैनेज एंड कम्युनिकेट विद द पेशेंट इन वेटिंग रूम, जो वेटिंग रूम में पेशेंट है उनको मैनेज करो, क्योंकि वो तो बोलेंगे कि भाई हम पहले आए थे, हमारा भी ज़रूरी है इलाज ट्रीटमेंट करना, आप पहले इनको ले रहे हो, तो उनको सब क्या मैनेज करना है कम्युनिकेशन के थ्रू। प्रोवाइड एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिलीज व्हेन नेसेसरी, एजुकेट करो पेशेंट को, भाई बताओ उनको भाई उनका पहले ज़रूरी है, इमरजेंसी कंडीशन है उनकी। सॉर्ट पेशेंट इनटू प्रायोरिटी ग्रुप अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी देनी है पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांसपोर्ट पेशेंट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एरियाज, जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करो, मतलब कि कैटेगरी में डिवाइड कर दो, येलो की अलग कर दो, ठीक है। कम्युनिकेट स्टेटस ऑफ पेशेंट टू डॉक्टर्स एंड नर्स, कम्युनिकेट करो डॉक्टर से नर्स से पेशेंट की, भाई क्या सिचुएशन है, पेशेंट ठीक है या नहीं है। इन सिचुएशन व्हेन पेशेंट कंडीशन इज लाइफ थ्रेटनिंग, ट्राइज नर्स टास्क टू व्हेन प्रोवाइडिंग इमीडिएट मेडिकल केयर, ठीक है। जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो पेशेंट की तो नर्स क्या करना चाहिए, उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और रेड कैटेगरी में डालना चाहिए। इन सम फैसिलिटीज दे आंसर पेशेंट फोन कॉल्स एंड ऑफर मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है। पेशेंट का कॉल आए तो उसको भी अटेंड करना है, मेडिकल असिस्टेंस है सबको उसको मैनेज करके चलना है ट्राइज नर्स को। नेक्स्ट आता है क्राइसिस इंटरवेंशन, इट इज़ एन इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल केयर, ठीक है। क्या होती है क्राइसिस, क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है कि ये एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल केयर होती है, जिसका एम क्या होता है, एम मतलब उद्देश्य क्या होता है एक तरीके से उसका, एट असिस्टिंग इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को असिस्ट करना इन क्राइसिस सिचुएशन, जो भी क्राइसिस की सिचुएशन आए, संकट की जो सिचुएशन आए, कंडीशन आए, उसमें उसको क्या करना, असिस्ट करना, उसकी हेल्प करना। क्यों? टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम टू देयर बायोसाइकोसोशियल फंक्शनिंग एंड टू मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ठीक है। तो क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल केयर होती है, जो कि जिसके ऊपर क्राइसिस आ रहा है, उस जो भी इंडिविजुअल है जिसको क्राइसिस आ रहा है उसकी क्या करे, असिस्ट करे उसको, क्यों करे, ताकि वो रिस्टोर कर सके, क्या रिस्टोर कर सके, फंक्शनिंग एंड मिनिमाइज, फंक्शनिंग कौन सी फंक्शनिंग, बायोसाइको सोशल फंक्शनिंग है वो, रिस्टोर कर सके और मिनिमाइज कर सके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को, ठीक है। क्राइसिस एंड crisis can be defined crisis can be defined as one's perceptions or experiencing of an events or situation an intolerable difficulty that exceeds the person's current resource and coping mechanism, ठीक है। वही हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था साइकोलॉजी में, ठीक है, उसमें पूरा ये क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में दिया रखा था साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में, ठीक है। अब इसको नर्सिंग क्या है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्राइसिस इंटरवेंशन की, सबसे पहले आता है असेसमेंट। असेस कैसे करें, जो क्राइसिस है उसको असेस कैसे करेंगे हम, तो उसको असेस करने के लिए हम पहले तो उस सिचुएशन को असेस करेंगे, भाई क्राइसिस क्यों आ रहा है, किसके लिए क्यों आ रहा है, ठीक है, कारण क्या, एक तरीके से इन आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसका, ठीक है। नेचर एंड स्ट्रेंथ और एडिक्वेसी ऑफ क्लाइंट्स सपोर्टिंग सिस्टम एंड कोपिंग रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है। मतलब कि उसको क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए, जो उसको क्राइसिस को सामना करने के लिए, ठीक है, संकट का सामना करने के लिए क्लाइंट्स से जो पेशेंट्स है उसके पास क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या रिसोर्सेज है जो इसको सपोर्ट कर सके, उन सब का हम असेस करेंगे। क्लाइंट्स एबिलिटी एंड लिमिटेशंस इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है, कैसे उसको डील कर सकता है, उसके पास लिमिटेशन और एबिलिटी वगैरह है कि नहीं ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए। नीड टू द क्लाइंट्स को क्या नीड है, पेशेंट को क्या नीड है, नेचर ऑफ क्राइसिस की क्या नेचर है, और इट्स इफेक्ट ऑन देयर इंडिविजुअल एंड फैमिली। इस क्राइसिस का जो संकट आ रहा है, जो क्राइसिस है या संकट है, उसका इंडिविजुअल को, पेशेंट से उसकी फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नेचर पर है, क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है, उसके बारे में असेस करना। एसोसिएटेड बिहेवियरल प्रॉब्लम, जैसे सुसाइडल पोटेंशियल, उस क्राइसिस के कारण सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल,
हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर एंड अडेप्टेड स्ट्रेटजी। ठीक है, इन सभी को क्या है, हमें असेस करना है। असेस के बाद में, असेसमेंट के बाद में क्या आता है, डायग्नोस आता है। तो फेज सेकंड आता है हमारे पास डायग्नोस। अब असेस कर लिया हमने, आफ्टर एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन गेदर्ड थ्रू असेसमेंट, असेसमेंट के थ्रू हमने जो इन्फॉर्मेशन क्या की है, गेदर की है, इकट्ठी करी है, ठीक है, उस एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड टू सोल्व द इमीडिएसी ऑफ द क्राइसिस सिचुएशंस। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, असेसमेंट के थ्रू जो भी एनालिसिस किया है, जो भी हमने क्या किया, एनालाइज किया है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करी है, गैदर किया है, उनके बाद में हम उसके लिए एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस करें, जिससे कि जो क्राइसिस की सिचुएशन है वो इमीडिएटली सोल्व हो सके। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस में भी रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट्स लाइफ, पेशेंट की लाइफ के से रिलेटेड करनी चाहिए, जो भी हम डायग्नोस करें उसका, वो उसकी लाइफ से क्या करनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए। अब आता है हमारे पास प्लानिंग। जब हम एनसीपी भी बनाते हैं, ठीक है, तब भी आपके यही पॉइंट्स आते हैं, नर्सिंग केयर प्लान। तो अब आती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, बेस्ड ऑन असेसमेंट डायग्नोसिस। हमने क्या किया, असेसमेंट कर लिया, डायग्नोस कर लिया, द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल विल बी फॉर्मुलेट। तो उससे हमें क्या है कि हमें पता चल जाता है भाई, हम गोल सेट कर सकते हैं। जब हमें पता चल गया भाई इसके पास ये असेस कर लिया हमने, ये प्रॉब्लम है, उसके बाद में डायग्नोस कर लिया हमने, तो फिर हमारे पास क्या है, एक फॉर्मेट हो जाता है गोल के बारे में। गोल का हमें पता चल जाता है ये गोल है, ठीक है, स्पेसिफिक एंड एप्रोप्रिएट प्लान ऑफ द एक्टिविटीज़, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान सेट करते हैं, भाई हमें क्या करना चाहिए। प्लान सेट कर लिया, प्लान सेट करने के बाद में इंटरवेंशन, क्लाइंट्स एबिलिटी और स्ट्रेंथ, अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर सपोर्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड स्टेप अचीविंग द सॉल्यूशन हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, इंटरवेंशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका। भाई क्लाइंट्स के पास क्या क्या एबिलिटीज़ है, स्ट्रेंथ अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल सोर्स है या नहीं है, सपोर्ट है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वगैरह है। तो उन सभी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन। ये आपके पास क्या हो गया, इंटरवेंशन हो गया, जैसे जनरल सपोर्ट्स वगैरह हो गया, इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन हो गया, जेनरिक अप्रोच हो गया, इंडिविजुअल अप्रोच हो गया। ठीक है, मतलब कि जो भी क्राइसिस आया है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट, इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन करेंगे, जनरल सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे, भाई इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट जिसकी भी ज़रूरत हो उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जेनरिक अप्रोच देंगे उसको, इंडिविजुअल अप्रोच करेंगे। ठीक है, फिर आता है फेज 5 में इवेल्यूएशन ऑफ क्राइसिस रिसोल्यूशंस। द नर्स एंड क्लाइंट्स हैज़ टू evaluate and reassess whether the intervention has results a positive resolution of crisis, behavioral changes has been achieved or not, the clients has returned to normative of functioning, if not achieved modify strategy have been reinforced। ठीक है, हुआ क्या है कि जो हमने ये किए थे, इंटरवेंशन प्लानिंग करी, इंटरवेंशन किया, इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब उससे उसकी जो क्राइसिस है वो हमें जो मतलब प्लानिंग जो हमने प्लान किया था, जो हमारे गोल थे वो हमें अचीव हुए हैं या नहीं हुए। अगर अचीव हो गए तो कोई बात नहीं, अगर अचीव नहीं हुए, ठीक है, इफ़ नॉट अचीव्ड, तो हमें स्ट्रेटजी को क्या करना है, मॉडिफाइड करना है। ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी है उसको क्या करना है, मॉडिफाइड करना है। और अचीव हो गए तो कोई वो स्ट्रेटजी है ही, ठीक है, अचीव नहीं हुए तो हमें स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास शॉक। क्या आता है, शॉक। तो शॉक आपने पहले एमएसएन फर्स्ट में पढ़ रखा है, एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं भाई शॉक होता क्या है। तो शॉक अकर व्हेन द बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यू डू नॉट रिसीव एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, जब हमारी जो बॉडी है, ऑर्गन्स है, वो ब्लड का फ्लो एडिक्वेट अमाउंट्स में प्राप्त नहीं करे, ठीक है, मतलब कम अमाउंट में प्राप्त करे ब्लड, तो वो होता है शॉक। शॉक इज मेडिकल इमरजेंसी, कैन बी रिजल्ट सीरियस डैमेज और डेथ, यहाँ तक कि उसकी पेशेंट की हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। अब शॉक को हमने क्लासिफाइड कर दिया है किसमें, 3 टाइप्स में। कौन कौन से, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले आता है हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक। नाम से पता चल रहा है, हाइपो मतलब कम, वॉल्यूमिक शॉक मतलब वॉल्यूम क्या होगी, कम हो गई, किसकी वॉल्यूम, फ्लूइड्स की, ब्लड वगैरह की। तो हाइपोवोलेमिक शॉक इज कॉज्ड बाय सीवियर ब्लड लॉस एंड फ्लूइड लॉस such as from traumatic bodily injury which make heart unable to pump enough blood to the body, or severe anemia where there is not enough blood to carry oxygen through the body। ठीक है, मतलब कि हाइपोवोलेमिक शॉक कब होता है, क्यों होता है, सीवियर ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस के कारण होता है। अब ये कब होंगे, या तो एनीमिया हो पेशेंट को, ठीक है, या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए, तो उसे भी हम एनीमिया बोलते हैं, इंजरी वगैरह हो जाए। इसी के साथ साथ कौन कौन से इटियोलॉजिकल मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं इसका, लॉसिंग अबाउट 1/5 ऑफ और मोर
और मोर ऑफ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द ब्लड योर बॉडी कॉज हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, 1/5 1/5 अमाउंट से वो ब्लड का वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ब्लड लॉस के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ब्लीडिंग हो सकता है, कोई कट वगैरह लग जाए, ब्लीडिंग फॉर अदर इंजरी हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग सच एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, उसके कारण हो सकता है। और क्या क्या कारण हो सकता है? द अमाउंट्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इन योर बॉडी ऑल्सो मे ड्रॉप व्हेन यू लॉस मच बॉडी फ्लूइड। ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाए तो उससे भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकते हैं। कब कब हो सकता है? बर्न के कारण हो सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग एटसेट्रा, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? एंजाइटी हो गया, वीकनेस हो गया, रैपिड ब्रीथिंग, अनकॉन्शियसनेस हो गया, मतलब बेहोश टाइप हो जाएगा वो। ठीक है, डिक्रीज और नो यूरिन आउटपुट, यूरिन नहीं आएगा क्योंकि उसका क्या हो गया, लॉस हो चुका है, बॉडी में जो फ्लूइड है वो लॉस हो चुका है। पेल स्किन कलर, एनीमिया में भी पेल स्किन कलर होता है। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक वही डेफिनेशन आपकी सेम। Cardiogenic shock takes place when the heart has been damaged so much that is unable to supply enough blood to the organs of the body. Causes क्या है, कारण क्या है? तो the most common cause are serious heart condition. Many of these occur during or after heart attack. MI हो गया। हार्ट ब्रेकिंग ओपन रप्चर हो जाए, क्या हार्ट मसल्स है वो रप्चर हो जाए, उससे भी हार्ट अटैक होने के कारण चांसेस हो सकते हैं। टीयर और रप्चर मसल्स टेंडन्स, हार्ट जो मसल्स है वो मसल्स और टेंडन से हार्ट की वो डैमेज हो जाए, हार्ट वाल को जो सपोर्ट करती है। टीयर और रप्चर सेप्टम, ठीक है, टीयर और रप्चर सेप्टम्स लेफ्ट और राइट, बिटवीन लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर्स। इसके साथ साथ अब क्या लाइन दे रखी है देखो, कार्डियोजेनिक शॉक अकर व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप एज मच ब्लड एज द बॉडी नीड्स। ठीक है, जितना बॉडी को चाहिए उससे अगर वो अनेबल है हार्ट पंप करने में तो वो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। इट कैन हैपन, कब हो सकता है? इट कैन हैपन इवन इफ देयर हैज़ नॉट बीन ए हार्ट अटैक, या तो हार्ट अटैक हो या ना हो, और अगर हार्ट अटैक नहीं हो और ऊपर में इफ़ वन ऑफ दिस प्रॉब्लम अगर हार्ट ड्रॉप सडनली, जो ये भी कंडीशन हुई है उसमें से अगर कोई कारण हो तो भी कार्डियोजेनिक शॉक होने के चांसेस रहते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो गए? चेस्ट पेन, कोमा, डिक्रीज यूरिनेशन, फास्ट ब्रीथिंग, हैवी स्वीटिंग, पसीना आगा ज़्यादा, ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी कंसंट्रेट, ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्निया हो जाएगा, स्किन दैट फील्स कूल द टच, स्किन है वो मतलब एक तरीके से कूल होगी, ठंडी हो जाएगी और पेल स्किन हो जाएगी। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करें? ट्रीटमेंट के लिए कार्डियोजेनिक शॉक इज मे बी इमरजेंसी, इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी, यू विल नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल। कार्डियोजेनिक शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें आपको क्या है, हॉस्पिटल में स्टे करने की जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफन आईसीयू में एडमिट होता है पेशेंट। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट, गोल क्या है ट्रीटमेंट का? इज टू फाइंड एंड ट्रीट द कोज ऑफ शॉक और सेव लाइफ। भाई शॉक हुआ क्यों है उसका कारण पता करो, कारण पता चल गया तो उसको उसका ट्रीट करो, उसको ट्रीटमेंट करो, ये होता है हमारे पास गोल। पेन मेडिसिन, भाई अगर चेस्ट पेन वगैरह है तो हम एनाल्जेसिक्स वगैरह दे देंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे उसको, फ्लूइड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स थ्रू द पेन, आईवी रूट से हम उसको ब्लड वगैरह है जो भी कमी है वो चढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बाई इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। इसके कारण क्या होता है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। ट्रोमा और इंजरी द स्पाइन, कहाँ पे हो? स्पाइन, कैन कोज दिस डिसरप्शंस, स्पाइन में क्या हो? ट्रोमा और इंजरी हो। ठीक है, आपने जब वो देखा, देखो ये रहा हमारे पास, ये रहा ब्रेन, ठीक है। अब न्यूरोजेनिक मतलब कि नर्वस सिस्टम आ गया, तो नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन आता ही है, तो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है। तो स्पाइन ये है, यहाँ पर इंजरी हो जाए तो यहाँ पर अगर इंजरी होगी तो ये ब्रेन अटैच है, ठीक है, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। क्या हो गया? ट्रॉमा और इंजरी इन द स्पाइन कैन कॉज डिस्ट्रप्शन। न्यूरोजेनिक शॉक इज एक्सट्रीमली डेंजरस बिकॉज इट कैन कॉज योर ब्लड प्रेशर ड्रॉप सडनली। ठीक है सर, होता क्या है कि न्यूरोजेनिक शॉक में जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, अचानक से कम हो जाता है। कॉजेज हमने देख लिया क्या है, अभी देखा ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। उसके अलावा क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक इज ऑफन रिजल्ट ऑफ इंजरी, ट्रॉमा, स्पाइनल कॉर्ड एज a result of body losses function and stimulation of the sympathetic nervous system। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके जो भी फंक्शन है और स्टिमुलेशन है वो सब लॉस हो जाता है।
इफ़ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज डजेंट फंक्शन वेल, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो ब्रेन टिश्यू और स्पाइनल कॉर्ड है वो अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, और अफेक्टेड हो जाएंगे तो शॉक हो जाएगा। फिर आता है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक एक तरीके से क्या है, वो पढ़ा आपने एनाफाइलेक्सिस, उसी का एनाफाइलेटिक शॉक है, उसी के कारण होता है। तो एनाफाइलेटिक शॉक अगर रैपिडली एंड इज लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन होती है। एनाफाइलेटिक शॉक इज अ सिस्टेमिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हमने हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ी, उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे उसके टाइप थे। तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी के फर्स्ट टाइप है। एनाफाइलेक्सिस कॉज इम्यून सिस्टम टू रिलीज केमिकल, कौन सा केमिकल था सर, हिस्टामिन, हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडी एटसेट्रा, ठीक है, वो रिलीज करता है, जिसके कारण जो पर्सन है, व्यक्ति है, वो शॉक में चला जाता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या हो गए, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, इंक्रीज स्वेटिंग, एंजाइटी, पेल स्किन, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, हाइपोथर्मिया और साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है, ठीक है। डिस्कलर्ड लिप्स, डिस्कलर्ड लिप्स एंड फिंगर्स, ठीक है, कलर वगैरह वो डिस्कलर हो जाता है। ये सिम्टम्स वगैरह हो गए। अब आप कहोगे सर, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, अब हम ये पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है। कोजेस की बात करते हैं। कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, एलर्जी किस किस से हो सकती है, एलर्जी किस किस से हो सकती है, एलर्जी की तो नॉर्मल हो गई, लेकिन सीवियर एलर्जी की रिएक्शन हो वो एनाफाइलेटिक को लीड करती है, ठीक है। इसके फूड एलर्जी हो सकती है, लेटेक्स एलर्जी, मेडिकेशन एलर्जी, इंसेक्ट एलर्जी, ठीक है। अगर आपको शौक पूरा पढ़ना है ना, तो आप क्या है, एमएसएन में थर्ड यूनिट है, एमएसएन फर्स्ट में थर्ड यूनिट में जाके देख सकते हो, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बन रही है अलग से, उसमें जाओ, एमएसएन फर्स्ट में थर्ड यूनिट है, उसमें दे रखा है पूरा शौक, एक वीडियो में कंप्लीट करा रखा है, ठीक है, उसको जाके देख लो डीपली अच्छी तरीके से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है इसके, साइलेंट सिम्टम्स, एंजाइटी, स्किन रिएक्शंस, डिस्नी हो गया, सर्टन फिस्टरिंग, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, डिजीनेस, ठीक है। पल्स रेट वगैरह क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हाइपोटेंशन, बीपी वगैरह कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास लास्ट टॉपिक, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सिलेबस का लास्ट टॉपिक है आपका मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, पूरे टॉपिक जो भी ये डिजास्टर वाला जो भी यूनिट है ना आपकी, ये भी पूरी क्या है, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ समझने का ऐसा कुछ है ही नहीं, एक शौक के अलावा, ठीक है, जो शौक हमने पहले पढ़ ही रखा था। अब ये भी क्या है, ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन ही है। भाई होता क्या है मेडिको लीगल, अब आपने देखा होगा एमएलसी, मेडिको लीगल केस, फंडामेंटल और नर्सिंग में पढ़ा था हमने, जो भी वो होती है, उसका टिकट होता है पेशेंट्स का, ठीक है, उसके हमने देखा था, पढ़ा था हमने कि जैसे कि ये टिकट है, यहाँ पे नाम वगैरह है, तो यहाँ पे लिखना है मैं एमएलसी, अगर केस है ना वो, और वो किससे लिखना है, रेड पेन से लिखना है। मेडिको लीगल इज समथिंग दैट इन्वॉल्व बोथ मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, मेनली कौन कौन से हो गए, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, एक ब्रांच होती है किसकी, मेडिसिन की, और एक होता है मेडिकल लॉ, जो कि ब्रांच ऑफ लॉ है, ठीक है, कानून, मेडिकल कानून, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और लीगल मेडिकेशंस, लीगल मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, ठीक है, किसकी एक साइंस की और मेडिसिन की ब्रांच होती है, जिसमें क्या क्या शामिल है, इन्वॉल्विंग स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल नॉलेज, जिसमें क्या क्या शामिल है, साइंटिफिक एंड मेडिकल नॉलेज शामिल होती है, टू लीगल प्रॉब्लम सच एस, ठीक है, ये हमने बात कर ली। दूसरा था इसी का पॉइंट है, एज ए मॉडर्न मेडिसिन इज अ लीगल क्रिएशंस रेगुलेटेड बाय द स्टेट एंड मेडिको लीगल केसेस, क्या क्या शामिल इसमें, मेडिको लीगल केसेस शामिल है, ठीक है, इन्वॉल्विंग जैसे डेथ हो जाए किसी की, रेप हो जाए, ठीक है, पेटर्निटी एटसेट्रा, जो भी केसेस आते हैं वो इसी के अंडर आते हैं, एमएलसी के अंडर। रिक्वायर ए मेडिकल प्रैक्टिशनर टू प्रोड्यूस एविडेंस, होता क्या है, जो प्रैक्टिशनर होता है उसके एविडेंस के तौर पर वो उसको ये काम करना पड़ता है, एक्सपर्ट विटनेस के, ठीक है, उस पर लिखना पड़ता है एमएलसी, ठीक है। ये क्या है, लॉ है एक तरीके का, एविडेंस के तौर पर प्रैक्टिशनर को करना पड़ता है ऐसा काम। फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन हो गया, विच इंक्लूड फोरेंसिक पैथोलॉजी इज ए नैरो फील्ड, इट इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ मेडिकल एविडेंस, प्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, यूज ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, कुछ समझने का है नहीं, देखो जैसे कि मान लो सपोज कोई रेप हुआ है, ठीक है, तो फोरेंसिक लैब में क्या होता है, सैंपल को एनालिसिस किया जाता है,
सीमेन वगैरह स्पर्म एनालिसिस वगैरह करते हैं, ठीक है, वो भी क्या है इसी में आते हैं एविडेंस के लिए। अब आता है मेडिकल लॉ। तो मेडिकल लॉ क्या होता है, इज ए ब्रांच ऑफ लॉ विच कंसर्न द prerogatives एंड मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल एंड राइट्स ऑफ पेशेंट्स। इसमें क्या होता है मेडिकल लॉ में, क्या करता है ये, पेशेंट्स के क्या क्या राइट्स है, ठीक है, नर्सेस के क्या क्या राइट्स है, उन सभी के बारे में ये बताता है ये। इट शुड नॉट कन्फ्यूज्ड विथ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस विच ए ब्रांच ऑफ, भाई इसमें कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है कि जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो मेडिसिन की ब्रांच है, जबकि जो मेडिकल लॉ है वो लॉ की ब्रांच है, ठीक है जी। आपके पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट यूनिट नंबर 9 वन शॉट में हो चुकी है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में।